हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, जो कि आपका डेली का रूटीन और वर्क है। आज हम लोग जो है बात करेंगे खासकर चाइना और कनाडा के बीच में जो अभी आपने देखा होगा कि ट्रेड डील हुआ है, उससे संदर्भ में। देखिए, कनाडा कहाँ पे पड़ता है? लोकेशन बेस्ड अगर थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको लगेगा कनाडा जो है वह नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे पड़ता है, ठीक ना। और सीधा सीधा सबसे बड़ा अगर सीमा साझा होता है कनाडा का तो किसके साथ? अमेरिका के साथ होता है, ये आपको पता भी होगा, है ना। यानी अमेरिका के पास पड़ता है और चाइना एशिया में पड़ता है। ऐसे तो ट्रेड की अगर बात किया जाए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात किया जाए, तो वैश्विक लेवल पे आपको पता है कि कोई न कोई देश यानी किसी न किसी देश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते रहते हैं, ये कोई नया बात नहीं है। लेकिन यह हाल ही में यह क्यों सुर्खियों में बना हुआ है, जो चाइना और कनाडा के बीच में यह जो पैक्ट हो गया है, पैक्ट का मतलब कहने का मतलब जो ट्रेड डील हो रहा है या जो ट्रेड डील संपन्न हुआ है, यह क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऐसे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरे वैश्विक लेवल पे होता है, फिर कनाडा चाइना का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो डील हुआ है वह क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसके मद्देनज़र हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। उसका कारण है, जब से अमेरिकी राष्ट्रपति आए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप बन के, यानी डोनाल्ड ट्रंप यानी ड्राम ट्रंप, नाम तो असल में ड्राम ट्रंप है नहीं, लेकिन ये ड्रामे है। ड्राम है ना, जब मतलब बजाने पे बजता रहता है, तो वैसे ड्राम है। यानी जब से आया हुआ बंदा तब से पूरे वैश्विक लेवल पे तहलका मचा के रखा है। तहलका मतलब वैश्विक लेवल पे अस्थिरता बना के रखा हुआ है। आपने देखा होगा, चाहे जैसे हालांकि नोबेल प्राइज इसको चाहिए था, नोबेल चाहिए, नोबेल चाहिए, नोबेल के लिए मतलब मैं फूल जाऊंगा, मैं भग जाऊंगा, मैं दौड़ जाऊंगा, यहाँ युद्ध रुकवा दूंगा, वहाँ युद्ध रुकवा दूंगा। हालांकि वो अलग बात है कि युद्ध कहीं पे रुका नहीं, है ना। वो अलग बात है कि अब इसने कई बार कयास किया, कई बार प्रयास किया, क्या किया, कैसे किया, किस तरह से किया, अपनी तरह से किया, लेकिन रुका नहीं। और नोबेल प्राइज मिला भी नहीं 2025 का। और वह नोबेल प्राइज जो है बहुत मतलब हंसी वाली बात है, वह नोबेल प्राइज जो किसी तीसरे व्यक्ति को मिला। तीसरा व्यक्ति एक महिला है जो वेनेजुएला की है, और वेनेजुएला से संबंधित खबर अभी आपने सुना होगा। तो वेनेजुएला की महिला है, उनको नोबेल प्राइज मिला, और वो नोबेल प्राइज जो है जाके ट्रंप को दी, अपना जो है नोबेल प्राइज ट्रंप को दी। तो सेकेंड हैंड भी मतलब लेके नोबेल प्राइज, एकदम मुस्कान है उसके चेहरे पर भाई। उससे पहले फीफा का एक नोबेल प्राइज था, वह भी वह लिया हुआ था। तो क्योंकि नोबेल प्राइज उसको चाहिए, क्योंकि सेकेंड टर्म है उसका। और आपको पता है कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति जो व्यक्ति बनता है वह मतलब 2 ही टर्म के लिए बन सकता है, 2 से अधिक टर्म के लिए नहीं बन सकता है ना। मतलब मैक्सिमम 2 टर्म के लिए बन सकता है, वहाँ मतलब प्रतिबंधित है। और भारत में ऐसा तो है नहीं। भारत में जो है लोकतंत्र में आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति कोई व्यक्ति अगर बनना चाहे तो कितना बार बन सकता है, ठीक ना, कितना बार निर्वाचित हो सकता है। वो अलग चीज़ है कि निर्वाचित हो पाता है कि नहीं हो पाता है, लेकिन चुनाव लड़ सकता है, ठीक ना। चुनाव लड़ने की क्या क्या क्राइटेरिया है आपने जाना होगा। तो यहाँ पे इनका दूसरा कार्यकाल है, और चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, और 4 वर्ष में 1-1.5 वर्ष तो यही मतलब कूदने फानने में ही मतलब निकल गए। अब बचा हुआ जो वर्ष है लगभग 2.5 साल के आसपास, या 3 साल आप कह लीजिए, तो 2.5-3 साल के आसपास जो वर्ष इसके पास बचा हुआ है, कार्यकाल जो बचा हुआ है, अब इसमें कुछ ना कुछ इधर उधर मतलब जो होता है ना, उस तरह का, उस लेवल का ये करना चाह रहा है, ताकि जाने के बाद नहीं कहते हैं कि लोग गाली दें। तो वो गाली नहीं, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी हमको देख रहा है कि बनाते बनाते अमेरिका को कहीं जो वहाँ की फेडरल बैंक पे, जैसे अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि वहाँ की जो फेडरल, जैसे अपने वहाँ, अच्छा फेडरल बैंक क्या होता है उसको थोड़ा सा समझिएगा। जैसे अपने वहाँ जो है आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, केंद्रीय बैंक है, ठीक वैसे अमेरिका की जो केंद्रीय बैंक है वह फेडरल बैंक है ना। तो उस पर भी नियंत्रित करने की बात कर रहा था, है ना, कुछ समय पहले, अभी आपने सुर्खियों में देखा होगा। और वेनेजुएला में जो हुआ वो तो आप लोग साक्षात मतलब देखे हुए हैं, पूरे सुर्खियों में चला हुआ था। उस पर क्या उसका वक्तव्य आया था, ईरान पे क्या वक्तव्य है, किसी दूसरे वो मतलब नोबेल प्राइज क्यों उसको नहीं मिला, वो संस्था क्यों नोबेल प्राइज नहीं मिली, इसके पीछे कारण आप जान सकते हैं, है ना। क्योंकि वह उस लायक है, मतलब वास्तव में वो शांति का कहीं कयास ही नहीं किया हुआ है बंदा, ठीक ना। अब जब से आया हुआ है तो ट्रेड में आपने देखा होगा, व्यापार में देखा होगा, सिक्योरिटी में देखा होगा। सिक्योरिटी में भी जो इलीगल माइग्रेंट थे उनको कैसे वापस किया गया था ये भी आपने देखा होगा। दूसरा चीज़ आपने देखा कि माइग्रेंट को वापस करने की तो बात अलग है, लेकिन उसके बाद
ट्रेड में, व्यापार में यह मतलब कहा कि अमेरिका जो है व्यापार, अमेरिकी जो डॉलर है या ब्रिक्स देशों ने जो डीडॉलराइजेशन करने के लिए जो अपने तरह का एक मुद्रा चलाने की जब चलन चली या बात कही गई, तो इसको मतलब पीछे से आग पकड़ लिया इसके, ठीक ना, कि मतलब वह डॉलर तो पूरे राजा है, जैसे वैश्विक लेवल पे पूरा डॉलर चलता है, अब ये आ जाएगा तो चूंकि ब्रिक्स का कंट्रीब्यूशन आप देखिए कितने 11 लगभग कंट्रीज उसमें हो गए हैं ब्रिक्स में, तो ये हमारे कहीं ना कहीं जाके, और उसका जीडीपी भी आप देख लीजिए ब्रिक्स का, तो ये क्या जाके क्या करेगा, वैश्विक लेवल पे डॉलर को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। अगर ब्रिक्स देशों ने ऐसा कर लिया तो उस पर भी उसको जलन हुई थी। उसके बाद से भारत जो है रसिया से जो तेल आयात कर रहा था उस पर भी, हालांकि एक भारत ही ऐसा देश नहीं है जो रसिया से तेल आयात कर रहा है, बहुत ऐसे खुद वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो रसिया से जो है तेल आयात करते हैं, है ना। कुछ समय पहले ये डेटा आपने रिलीज हुआ होगा तो देखा होगा। उसके बावजूद भी बहुत सारे जो देश हैं जो उसके मतलब वह जैसे कहे, जैसे भारत पे आपने देखा होगा कि भारत पर भी टैरिफ लगाया हुआ है उसने, ब्राज़ील पे भी लगाया हुआ है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिस पे टैरिफ लगाया हुआ है बंदा। अब भारत पे क्यों लगाया हुआ टैरिफ, उसके पीछे उसका क्या चिड़पन है, उसके पीछे उसका चिड़पन है कि चूंकि भारत के द्वारा अगर देखा जाए, भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार देखा जाए तो व्यापार सरप्लस है भारत का, है ना, ट्रेड सरप्लस है, अधिशेष है, और उसका थोड़ा सा कम है। सर्विस सेवा यहाँ से ज़्यादा जाती है ना। जैसे गिग इकोनॉमिक्स से संबंधित अगर आपसे पूछा जाए तो किस में आएगा, सर्विस सेक्टर में आएगा। तो भारत से सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से क्या होता है, निर्यात होता है वहाँ पे अमेरिका में, ठीक ना। तो वहाँ पे क्या होता है, भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है वो भारत का सरप्लस है। तो इसमें दूसरा चीज़ उसके पीछे एक एजेंडा छिपा हुआ था, जैसे आपने कुछ समय पहले देखा होगा स्टारलिंक के संदर्भ में, तो पीछे एक एजेंडा छिपा हुआ था कि भारत में जो है जो जेनेटिक बीज हैं या जेनेटिक जैसे मिल्क है उसको क्या किया जाए, मार्केटिंग के लिए खोला जाए। क्यों, एक कारण सबसे बड़ा ये है कि भारत में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, और जब जनसंख्या सबसे ज़्यादा जहाँ पे रहेगा वहाँ पे डिमांड ज़्यादा रहेगा, है ना। अब डिमांड ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो मार्केट, कोई भी व्यक्ति अगर मार्केट खोलना चाहे, डिमांड जहाँ पे ज़्यादा हो, पॉपुलेशन जहाँ पे, वहीं पर खोलना चाहेगा, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, आसानी से उसकी कमाई बढ़ जाएगी, उसकी पूंजी बढ़ जाएगी। तो इसलिए वह अपने जो मिल्क है, जो मॉडिफाइड मिल्क है, जो मुख्य रूप से जेनेटिक जो मतलब जिन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके जो मिल्क बनाया गया है उसको भारतीय बाज़ारों में वह उतारना चाह रहा है। भारत ने ऐसे करने से जो कृषि से संबंधित जो चीज़ें थी उस पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते हैं, है ना। अब उस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो उसको क्या पड़ेगी, चीड़ पड़ेगी। तो भारत पे भी आपने देखा कि टैरिफ लगा दिया। तो भारत पे अगर टैरिफ लगाया, तो मैं एग्जांपल भारत कैसे ले रहा हूँ कि भारत पे टैरिफ लगाया तो देखेंगे होंगे आप कि भारत उसके विकल्प के रूप में अलग अलग, जैसे पश्चिमी जो देश हैं खासकर, या जैसे यूरोपियन यूनियंस हो गया, यूके हो गया, इवन जर्मनी हो गया, स्वीडन हो गया, रसिया हो गया, है ना। उसके बाद आपने देखा होगा गल्फ कंट्रीज जो हो गए, यूएई हो गया, कतर हो गया, है ना, ओमान हो गया, फिर साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड, कम्बोडिया वगैरह से रिलेटेड ये सब, यहाँ पे भारत, या श्रीलंका हो गया, यहाँ पे भारत जो है मुख्य फोकस कर रहा है ना। क्यों, क्योंकि ड्रम का कोई मतलब, ड्रम बजाने का कोई मतलब ये कहा ही नहीं जा सकता है कोई क्राइटेरिया है कि कहाँ तक वो ड्रम बजा सकता है, हो सकता है। तो इसलिए ये नहीं कि चुपचाप हाथ पे हाथ रख के बैठने से तो कोई फायदा है नहीं, हालांकि उसका नुकसान ही सहना पड़ेगा। तो उस नुकसान को भरपाई करने के लिए अलग अलग जगहों पे भारत के द्वारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत सारे कंट्री के बीच अभी आपने देखा होगा कि हुआ है, निर्यात को बढ़ावा ही देने के लिए, है ना। ठीक वैसे ही आने के समय ही जैसे ही ये सत्ता में आया हुआ था, वैसे व्यक्ति ये कह दिया कि मैक्सिको की जो खाड़ी है उसको अमेरिका की खाड़ी नाम रख दिया, मैक्सिको का नाम अमेरिका रख दिया, कनाडा का नाम अमेरिका रख दिया। अभी ग्रीनलैंड पे आपने देखा, ग्रीनलैंड पे क्या तबाही मचा हुआ है। अब पूरे अलग अलग देशों के, जैसे डेनमार्क का उस पर जो है अधिकार है ग्रीनलैंड पे, अलग अलग यूरोपीय देश पे भी क्या किया हुआ है, 10% टैरिफ अभी हाल ही में लगाया हुआ है। इवन 75 ऐसे देश हैं, अभी कुछ समय पहले लिस्ट जारी किया गया था कि पासपोर्ट वीज़ा वगैरह मतलब वीज़ा वगैरह जो है वो कैंसिल करने की बात कर रहा था, ठीक ना। तो ये मतलब वही कहा जाता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो कुछ ऐसा ही मतलब अमेरिका को बहुत आगे बढ़ाते बढ़ाते ऐसा ना कर दे कि मतलब वही सारी चीज़ें हो जाए, ठीक वही सारी चीज़ें हैं। तो देखिए कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और बीजिंग यात्रा के दौरान, यानी चाइना में वो यात्रा किए हुए थे, यात्रा करने के दौरान उन्होंने क्या किया है, ट्रेड डील किया है, वार्ता किया है चाइना से भी। अब इसके बीच में क्या होगा,
चाइना का निर्यात फिर बढ़ेगा। और चाइना का आपने देखा होगा मैन्युफैक्चरिंग कितना बड़े लेवल पे है कि सिपरी को अभी, सिपरी का जो रिपोर्ट आया था हाल ही में कुछ समय पहले जो है, माने इस वर्ष के पहले की अगर बात किया जाए तो सिपरी की रिपोर्ट में टॉप 10 में चाइना आता था, मतलब हथियारों को खरीदने में। अब हथियार के खरीदने में टॉप 10 में चाइना नहीं है। कारण क्या है? तो कुछ लोग कहेंगे अब हथियार खरीद ही नहीं रहा होगा। ऐसा नहीं, हथियार वो खरीदेगा क्यों? जब वह खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, खुद ही अपना हथियार बेच रहा है, तो खरीदने की उसको क्या जरूरत है ज़्यादा? तो खुद उसके पास है, तो खुद बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो, इसलिए अब वो टॉप 10 में नहीं है। वो खरीदारी नहीं कर रहा बल्कि बेच रहा है बहुत सारे हथियारों को, है ना। तो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग आप देख सकते हैं इसमें। तो कनाडा जो है पास में ही भले है, लेकिन वह देखेगा इधर उधर। तो अभी भारत के साथ भी ट्रेड डील हुआ था कुछ समय पहले, चाइना के साथ भी हुआ है। चाइना के साथ आपने देखा होगा कि बहुत सारे रॉ मटेरियल्स भी आते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं। तो मार्क कार्नी जो है वह कहाँ के, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। अभी कुछ समय पहले उन्होंने चाइना में यात्रा किया हुआ था और उस समय व्यापार समझौता की घोषणा हुई है। कहाँ, किसके किसके बीच में? कनाडा और चाइना के बीच में। तो जो दंडात्मक टैरिफ लगाए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और राजनयिक जो तनाव वहाँ पे उत्पन्न हुआ है अमेरिका में, उस पर प्रभाव होगी या साउथ की तरफ, या आप कह सकते हैं एशिया की तरफ यह रुख किया हुआ है। कौन? कनाडा के द्वारा, ठीक ना। फिर ईवी पर टैरिफ में कटौती की बात की गई है। कनाडा ने अपनी पिछली सरकार के कार्यकाल में जो चीनी इलेक्ट्रिक वाहन थे उस पर 100% टैरिफ लगाया था, उस पर भी कटौती की बात की गई है ट्रेड डील में, ठीक ना। देखिए कितना बड़ा है। अब यहाँ से क्या होगा, चाइना का निर्यात और कनाडा में जाएगा, ठीक ना। नए समझौते के तहत सालाना 49,000 तक चीनी इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर 6.1% के कम टैरिफ पर भी कनाडा में प्रवेश कर सकते हैं। और अगले 5 वर्षों में कोटा को बढ़ाकर लगभग 70,000 करने की योजना भी इसमें ट्रेड में बात की गई है। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी की कर रहे हैं, बीपीएससी की कर रहे हैं, तो इन तीनों की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। और ये फॉर्म तो अभी, चूंकि यूपीएससी वाला फॉर्म अभी पोस्टपोन हुआ है, एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ है, फॉर्म केवल पोस्टपोन हुआ है। तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जो जिस मोड में आप देना चाहते हैं उस मोड में आप चूज करके दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके और आसानी से परचेज कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को, ठीक ना। तो चीन ने कनाडाई निर्यात पर टैरिफ घटाया है, चीन ने भी घटाया है। जैसे कैनोला बीज पर टैरिफ को 1 मार्च तक लगभग 84% से घटा के 15% करने की सहमति जताई गई है। अब इससे क्या हुआ कि कनाडा के जो फार्मर्स हैं उनके लिए अरबों डॉलर का बाजार फिर खुलेगा, और वह कृषि वाला बाजार चाइना में आएगा, तो वहाँ का भी निर्यात बढ़ेगा। इन दोनों के बीच में जो ट्रेड हुआ है, ट्रेड डील हुआ है। चीन मार्च से लेकर कम से कम साल के अंत तक लॉबस्टर, केकड़े, मटर, कैनोला, मील जैसे कनाडाई उत्पाद पर भेदभाव टैरिफ भी हटा देगा, है ना। तो दोनों के बीच में क्या हुआ है, ट्रेड डील हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो कनाडा वासियों के लिए चीन की वीजा मुक्त यात्रा भी इसमें बात की गई है। ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी, कृषि और पर्यटन के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने की बात इसमें की गई है। इसका मतलब आप देख रहे हैं एक चीज़, ये चाइना जो है अब कहाँ पे पहुँच रहा है। देखिए चाइना कहाँ कहाँ पहुँच गया, श्रीलंका पहुँच गया, साउथ ईस्ट एशिया में पहुँच गया, वेस्ट एशिया में पहुँच गया, है ना। मध्य यूरोप में आपने देखा होगा पहुँचा है, अफ्रीका में पहुँचा है, और कनाडा में पहुँच गया। कनाडा में पहुँच गया इसका मतलब अमेरिका के पास पहुँच गया वो, है ना। तो ये ट्रंप की इन्हीं सब नीतियों के कारण ये चाइना देखिए अब कितना एक्सपेंड हो रहा है, ठीक ना। चाइना की पॉलिसी आपको पता ही है कैसा है। तो अमेरिका से विविधीकरण, इन कनाडा की अर्थव्यवस्था अमेरिका के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। 2024 में चीन, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस को मिलाकर जितना निर्यात किया उससे ज़्यादा निर्यात अमेरिका को किया था। लेकिन अभी जो ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ बढ़ाए गए हैं, इसके द्वारा उसके निर्यात प्रभावित होंगे। तो अपने निर्यात को प्रभावित जब हो रहा है तो उसके लिए वह द्वार कहीं खोलेगा ही, तो ट्रेड डील किया है, सीधी सी बात है। नहीं तो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। तो विदेशी ऑटो स्टील आयात पर उच्च शुल्क और उत्तरी अमेरिका व्यापार समझौते के कुछ हिस्सों के लिए खतरे शामिल, जैसे उसने ओटावा को वाशिंगटन पर अपनी, वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक ना। तो वह अपना द्वार इसीलिए खुला है। अब आर्थिक लाभ और जोखिम क्या है। लाभ यह है कि चीनी टैरिफ में कमी के कारण कनाडाई किसानों को जो है लाभ मिलेगा। लगभग $3 अरब के आसपास निर्यात होने की संभावना है। अब इसमें कनाडा के उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर इलेक्ट्रिक वाहन मिल जाएंगे, आसानी से इलेक्ट्रिक वाहन जिस पे पहले टैरिफ लगता था कम लगेगा, तो सस्ते दाम पर मिलेंगे, तो उसमें वहाँ पे मांग ज़्यादा बढ़ेगी। अब यहाँ से निर्यात बढ़ जाएगा चाइना से। स्वच्छ ऊर्जा और ऑटोमोटिव आपूर्ति जो श्रृंखला है उस क्षेत्र में भी चीनी निवेश का विस्तार हो सकता है वहाँ पे। जोखिम किस बात का है, तो कुछ कनाडाई राजनीतिक हस्तियों, विशेष रूप से ओंटारियो के प्रीमियर डैग फोर्ड को चिंता है कि सस्ते चीनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बिना गारंटीकृत घरेलू निवेश के स्थानीय जो विनिर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग है,
उसको क्या कर सकता है, कमज़ोर कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा भूख भूखी आता है, भूख भूखी समझ रहे हैं ना। जैसे दिवाली वगैरह के समय में आप देखेंगे कि उस समय इलेक्ट्रिक जो सामानें होती हैं, है ना, खास करके लाइट्स इलेक्ट्रिक जो होते हैं, जो चमकदार लाइट्स वगैरह होते हैं, वो भारतीय बाज़ारों में बहुत ज़्यादा उतर जाते हैं और सब के सब ज़्यादा मात्रा में चाइनीज रहते हैं। अब आप बोलेंगे तब भारत प्रतिबंध लगा देता, WTO के नियम का उल्लंघन हो जाता। दूसरा चीज़, हमारे वहाँ भी बनते हैं लेकिन उससे प्रतिस्पर्धा डोमेस्टिक लेवल वाला जो मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ जो वस्तुएं होती हैं लाइटिंग वाली, वह क्या नहीं कर पाती हैं, वह कम्पिटेटिव नहीं कर पाती है, कंपटीशन उससे नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है आप बोलेंगे, क्योंकि इसका लागत ज़्यादा लगता है, रॉ मटेरियल्स वैसा नहीं है, और रॉ मटेरियल्स बाहर से आते हैं, आयात करके आते हैं, तो उस पर शुल्क लगने से उसका दाम बढ़ जाता है। दाम बढ़ने से वह मुख्य रूप से चाइनीज़ जो वस्तुएं हैं उसका दाम, चूँकि वह वहीं पर बन रहा है, वहाँ रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है। और ये चीज़ देखे होंगे चाइना के माल में, भले वो 2 दिन चलेगा, भले वो 5 दिन चलेगा, लेकिन सस्ता मिलेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग में उसका ब्रांड भले नहीं देखेगा, वो ब्रांड से उसको मतलब नहीं है, लेकिन हाँ चलाने से मतलब। लोगों को क्या चाहिए, वही सस्ता चाहिए। तो वहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में जब उतरेगा तो जो एक वस्तु वही वैसा ही वस्तु सस्ता है और वैसा ही वस्तु बहुत महंगा है, तो लोग कौन सा खरीदेंगे। खासकर जो है भारत में आप देखेंगे मिडिल क्लास फैमिली है, तो लोग खरीदेंगे सस्ते वाला। क्यों खरीदेंगे, क्योंकि शादी विवाह का कोई अगर दिन है या कोई फंक्शन है या दिवाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन से 5 दिन तक मतलब मनाया जाएगा फेस्टिवल। उसका काम हो गया, खराब भी हो गया तो चलिए हो गया, काम हो गया ना, सस्ते में निपट गया। तो ये माइंडसेट भी है। तो डोमेस्टिक लेवल पे क्या होगा, डोमेस्टिक जो वस्तुएं हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग पे प्रभाव पड़ता है। क्यों, क्योंकि उसका डिमांड ही नहीं होगा तो वो कहाँ से उत्पादन कहाँ से करेगा, है ना, सीधे घाटा में चला जाएगा तो उत्पादन नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आलोचकों का यह कहना है कि चीन के साथ भारी जुड़ाव रणनीतिक कमजोरियों और राजनीतिक दबावों को उजागर कर सकता है। अब इस घोषणा के बाद कनाडाई डॉलर में नरमी आई, जो भारत में जो बाजार में अनिश्चितता को दर्शाती है। यानी ये मतलब ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक ना। अब अमेरिका की चिंताओं में क्या शामिल है, यह समझौता चीन के खिलाफ ट्रंप प्रशासन के कठोर व्यापारिक रूप से अलग है, जिसमें टैरिफ और व्यापार प्रतिबंध शामिल है। अमेरिकी अधिकारियों को चिंता है कि चीन व्यापारिक समझौतों का इस्तेमाल सहयोगियों पर अमेरिकी प्रभाव को कमजोर करने के लिए भी कर सकता है। बिल्कुल, अभी मैंने इस चीज़ की चर्चा भी किया है, क्योंकि उसके पास जब पहुंच गया तो चीन ऐसा देश मतलब क्या वो चुपचाप बैठेगा, सोचेगा कि नहीं 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 हम केवल बहुत बढ़िया से हम आपको सामान दे रहे हैं, ले रहे हैं, ये तो नहीं रहेगा। जब अमेरिका के पास पहुंच गया तो समझ सकते हैं आप। तो तनाव के बाद विश्वास का पुनर्निर्माण भी आप देखेंगे कि 2018 में हुआवेई की कार्यकारी अधिकारी में मेग वानझोंग की गिरफ्तारी और उसके बाद कनाडा के निर्यात पर लगाया गया जो जवाबी टैरिफ था, उसके बाद कनाडा चीन संबंध में थोड़ा सा तनाव आया था। लेकिन अब ट्रंप ने जो ड्रम बजा के मौका दिया है, पूरे वैश्विक लेवल पे उलट पुलट किया है, उसी का ये नतीजा आपको देखने को मिल रहा है ना। चाहे वो रसिया में आपने देखा, रसिया और चाइना का एक साथ आना, वो भी कहीं ना कहीं ड्रम साहब के कारण ही हुआ, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, वैश्विक लेवल पर भी इसका आपको दिखाई देगा प्रभाव, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।